पहली कोविड के सेशन नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। तो आज का सेशन जैसे कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है। तो आज के जो हमारे मेन फैसिलिटेटर हैं वो डॉक्टर दिनेश। हाँ जी सर, सॉरी बीच में रुक गया था। कैरी ऑन ओके। प्लीज। सॉरी। हाँ, तो आज के जो हमारे लीड फैसिलिटेटर हैं डॉक्टर परम खरबंदा, जो पीजीआई चंडीगढ़ में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा सर का एक इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन में, और हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन का पेशेंट केयर में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना उसका महत्व है। और स्पेशली कोविड जैसी सिचुएशन में जहाँ पे अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है और जो सिचुएशन इतनी टेंस है, वहाँ पे तो इसका रोल और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज डॉक्टर परम हमारे साथ में कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्पेशली पैलिएटिव केयर के संदर्भ में कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और कोविड के परिप्रेक्ष्य में उसमें कैसे चेंजेस हम लाएंगे, तो वो डॉक्टर परम हमारे साथ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऑलरेडी ये 3rd सेशन है। पहले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने ये भी देखा कि बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी जो नैतिकता के सिद्धांत क्या हैं, या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक तरह की आचार संहिता क्या है, तो उसके बारे में हमने देखा था। और साथ में आप अगर आपको याद हो तो श्रीमान रमेश जो एक पेशेंट है, उनकी कहानी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले 2 दिन में भी आपने उनकी कहानी का कुछ हिस्सा जरूर देखा होगा, तो वो कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। और ऑलरेडी जहाँ तक मेरा ख्याल, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जिस तरह से रमेश जी की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उनको हम बहुत इंटेंसिव केयर या बहुत सघन संभाल उनको शायद हम नहीं ऑफर करेंगे। तो शायद उनको हम कंफर्ट केयर नॉन आईसीयू सेटिंग में उसको हम प्रोवाइड करेंगे। और उस परिप्रेक्ष्य में कल हमने देखा कि किस तरह से आईसीयू के बाहर, इंटेंसिव केयर के बाहर भी हम काफ़ी कंफर्टेबल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं उसको भी हम काफ़ी हद तक आईसीयू के बाहर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो मैं डॉक्टर परम से अनुरोध करूँगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। बीच में आपको जब भी कोई भी इश्यूज हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो हम सेशन में या सेशन के एंड पे सारे आपके जो इश्यूज होंगे, जो ओपिनियंस होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे वो हम शेयर करेंगे। तो सर, डॉक्टर परम सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू दिनेश। जस्ट लेट मी पुट माय स्लाइड इन द राइट पर्सपेक्टिव। Just give me 1 second. Bear with me. यस सर। I hope the slides completely visible now. यस सर, स्लाइड इज विजिबल। Okay. Yeah. थैंक यू डॉक्टर दिनेश। एंड जैसे डॉक्टर दिनेश ने कहा, मेरा नाम परम खरबंदा है। सो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। एंड वी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू कि कोई भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी हो, जैसे डॉक्टर दिनेश ने बोला, उसको आप प्लीज़ चेक बॉक्स में डालिए, या एंड में अगर आप कुछ वर्बली बोलना चाहते हैं वो भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। And हम at the end of the program we can have a verbal discussion also, but in the meantime आप अपने सुझाव, कोई भी points जो हैं तो उसमें डालिए, इससे हमारा discussion जो है better होगा। So going to the next slide, जो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है या संवाद बोलें या सूचना देनी जो मरीज को, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, और स्पेशली आजकल कोविड के टाइम पे क्या चैलेंजेस है, उसमें मैं चैलेंजेस को मैनेज कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, जो बैड न्यूज़ या सीरियस इलनेस जिसको बोलते हैं, कैसे कम्युनिकेट करना आइडियल होता है,
स्पेशली कोविड के टाइम में जबकि मोर्टेलिटी भी हो सकती है उसमें, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। और जो ग्रीफ के बारे में ब्रीफली बोलेंगे, जो ग्रीफ का डिटेल है वो थर्सडे फ्राइडे को एक बार डिटेल में डील किया जाएगा। और मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंगर हमारे अंदर, और अगर पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट में कुछ हो तो उस कैसे हमने बेस्ट मैनेज करना है। हमें उम्मीद है आपने वो जो साथ में ई बुक भेजी थी वो पढ़ ली होगी। पेज 10 एंड 11 पे कम्युनिकेशन के हैं, और अगर कुछ रह गया तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी रिसोर्सेज हैं। सो स्टार्टिंग में आई जस्ट डिस्कशन करने के लिए आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अच्छी कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट हैं। कुछ बताए डॉक्टर दिनेश ने, आपके हिसाब से कुछ और बेनिफिट्स हैं कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन या संवाद को ज़्यादा क्लियर रूप में पेश करें तो उसके हमारे और पेशेंट के दरमियान या उनके अटेंडेंट के दरमियान क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो आपको जो भी अगर कुछ आइडिया आता है आप उसमें प्लीज़ लिख दीजिए चैट बॉक्स में। Anything, Dr. Dinesh? Anything, Dr. Dinesh? सर एक है सजेशन, एक ओपिनियन, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली। ओके, या दैट्स अ गुड सजेशन कि जो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं बीमारी की और दवाइयों की और खर्चे की, उसके अंदर अगर कम्युनिकेशन अच्छी हो, एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो सकती हैं। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। और राजेंद्र दत्त कहते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन से पेशेंट के अंदर का विश्वास बढ़ेगा और उनका मन हल्का होगा और उन्हें मोरल सपोर्ट मिलेगी। बहुत अच्छे, बिल्कुल। या आई एम श्योर यू एग्री दिनेश, इसमें बहुत फायदा होता है, स्पेशली मोरल बूस्ट करने में और उनको रिलैक्स करने में। डेफिनेटली वेरी गुड सजेशन। अभी तो 2 ही सजेशंस है सर। ओके, आप फिर भी लिख सकते हैं, मैं अगले पॉइंट पे जाता हूँ, पर बीच में कभी भी कहीं भी किसी पॉइंट के बारे में जब मर्जी लिखिए, इट्स अ इनफॉर्मल थिंग, सो आप घबराइए नहीं, कुछ भी कभी लिख सकते हैं। सो एक जो क्वेश्चन हमें आता है जो हम जो भी कम्युनिकेशन की लाइन में जाते हैं, जो अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कि उनके मन में शंका भी होती है, डाउट भी होता है, डिस्कशन भी होता है हमारे साथ कई बार, कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये नेचुरली आती हैं या ये सीखी जाती हैं, मोस्टली सीखी जा सकती हैं और सीखी जाती हैं। आपका इसके बारे में कोई विचार है तो आप ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें जैसे हम जो अच्छा बोलते हैं वो कर सकते हैं, या सो एनी सजेशंस? योगेश्वर लाल जी कहते हैं कि ये नेचुरल स्किल्स हैं। ओके, एनीबडी एल्स सिमिलर? सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश्वर जी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में अपनी जो पर्सनालिटी, नेचर और एक्सप्रेशन का काफ़ी योगदान होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये मानना है और ये प्रूवन भी है कि जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं, चाहे हमारा
मेडिकल, नर्सिंग या और कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग स्किल हो जिसको बार बार करने से आता है, सो कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपरली जिनका मेथड है करने का, जो आप देखेंगे आगे हम जैसे चलेंगे, सो उनको सीखना और प्रॉपरली उसको फॉलो करने में भी काफ़ी एडवांटेज होता है. सो ये इट्स अ मिक्सचर. अगर अगर हम जेन्युइनली कंपैशनेट पर्सनालिटी हैं और हम खुल के बात साफ सुथरी करते हैं तो उसमें हमें मदद मिलेगी, पर दैट इज़ नॉट इनफ. कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपरली डील करना, उसके बारे में पढ़ना या जैसे आप अटेंड कर रहे हैं सेशन, उसका उसका काफ़ी बेनिफिट होता है. डॉक्टर परम, दो और चैट बॉक्स में है, एडवांटेजेस मेंशन किए हैं जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था. हाँ जी. गुड कम्युनिकेशन से एक पॉजिटिविटी आती है, पेशेंट की रिकवरी में हेल्प होती है, और कभी कभी पेशेंट अपना दर्द भी भूल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि एक्चुअली मेरी आने वाली स्लाइड के 2 पॉइंट्स हैं ये. सो आई टोटली एग्री विद दैट. आई विल कम टू दैट. और राजेंद्र दत्त जी आपसे अग्री करते हैं सर. वो कहते हैं कि नेचुरल तो है पर सीखी भी जा सकती है, और जितना सीखेंगे उतना और निखार होगा कम्युनिकेशन में. बहुत अच्छे, बिल्कुल, आई टोटली एग्री. और बिफोर वी गो ऑन टू द स्लाइड्स, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि कोविड के टाइम में अगर आपने सुना हो या अगर आप कोविड में डायरेक्टली काम भी कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने में क्या दिक्कतें, क्या मुश्किलें आती हैं, मोर देन जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं. देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन जो होते हैं, लेकिन जो कोविड के टाइम में हमें कुछ एक्स्ट्रा बैरियर्स या दिक्कतें का वो करना पड़ रहा है सामना. सो वो हमें बता सकते हैं आप, आपको क्या लगता है उसमें क्या ज़्यादा मुश्किल है? इंटरपर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है. दो बिल्कुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम है विच इज़ अ कॉमन पॉइंट टू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. पर जो दूसरा पॉइंट आपने मेंशन किया है इन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल कांटेक्ट या तो होता नहीं है, या तो कभी कभी मरीज़ के फैमिली कभी मिले ही नहीं है और उनको हमें सीरियस न्यूज़ देना है, फ़ोन पे देना है, वीडियो कॉल पे देना है, और अगर बाई चांस मिलने का चांस भी होता है तो हमारे ऊपर इतना बैरियर होता है. सो बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है. तो जब तक और आप सोचते हैं, आई विल गो ऑन टू द स्लाइड पे चलते हैं. तो ये मेरा एक ये छोटा सा वो निमोनिक टाइप में बनाया है इसके बारे में कि गुड कम्युनिकेशन के 4 क्या होते हैं. तो एक इस सी 4 सीज क्या हैं? कैंडिड. कैंडिड का मतलब है ऑनेस्ट और सच्चाई बताना. सो सच्चाई बतानी है, उसमें उसको ट्विस्ट नहीं करना है. कम्युनिकेशन स्टाइल में हमें काफ़ी बार हम ये बात करते हैं कि उसको कैसे बताना है कि उसका धक्का कम लगे. सो उस पार्ट को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है कितने % चांस है या क्या होने वाला है या कितना इलाज है, कितना महंगा है, बेड है नहीं है, ये सारे चीज़ को हमें शुगर कोट नहीं करना है. सो हमें उसको क्लियरली उनको बताना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. और क्लियरली बताना है, क्लियरली इन द सेंस इन लैंग्वेज वाइज क्लियरली, कि उनकी अपनी लैंग्वेज में पेशेंट की अगर बाय चांस कंप्लीट, जिसे किसी ने बोला कंप्लीट बैरियर है कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज के बैरियर को या तो हम अगर हमें कर सकते हैं बात तो करें, नहीं तो किसी की हेल्प ले लें. हमारे स्टाफ में से ही कोई जो लोकल लैंग्वेज बोलता हो या पेशेंट की लैंग्वेज बोलता है. और कई जगह पे तो प्रोफेशनल इंटरप्रेटर भी होते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो पेशेंट की लैंग्वेज में बताना बहुत ज़रूरी है. और नॉर्मल लैंग्वेज में बताना ज़रूरी है, नॉट कि इनको स्ट्रोक हुआ है, MI हुआ है, ये हुआ है. उसको बताना है कि दिल की नाड़ी टाइट हुई है या इनके फेफड़ों में कोविड की वजह से निमोनिया हो गया है. ये सारा जो है उनको सिंपल लैंग्वेज में बात करनी. थर्ड सी इंपॉर्टेंट इज कंसाइज. सो कई बार हमारा नॉलेज बहुत होता है, सो वी एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, हमें काफ़ी कुछ नॉलेज होता है, हम सारा कुछ बोलते जाते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनिशियली उनको हम कंसाइज, छोटे छोटे शब्दों में और छोटे छोटे पीसेस में इंफॉर्मेशन दें, सो दैट मरीज प्रॉपरली समझ जाए उसको. और कंप्लीट, ये बड़ा ध्यान रहा है कि ये हमारे प्रैक्टिस से आता है कि कोई इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको छूटना नहीं चाहिए.
जो कि मैं आपको एक छोटे से फनी वीडियो के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये वीडियो है जो कि नॉर्मली ऑफ अ एक्सरसाइज मोटिवेशनल ग्रुप में, जिसमें कि एक दूसरे पे विश्वास करना सिखाया जाता है। सो जो नया मेंबर होता है, जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन शर्ट में, वो उसको एक चेयर पे खड़ा करके, जो साइड में इंस्ट्रक्टर्स के हाथ दिख रहे हैं, वो बताते हैं कि आपके जो साथी हैं वो आसपास खड़े हो जाएंगे और आपको उन पे विश्वास करके गिरना है और वो आपको संभाल लेंगे। तो उसने सारा कुछ ये उनको क्लियरली बता दिया और 1 2 3 बोलने पे गिरने को बोला। तो और ये देखिए, उसमें हुआ ये कि वो सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि किस साइड पे गिरना है, और वो आगे को गिरने लगे। सो कंप्लीट होना कम्युनिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने में से कुछ ने ये पॉइंट ऑलरेडी बोले कि क्या क्या हेल्प हो सकती है अपार्ट फ्रॉम पेशेंट को समझ आने में। तो इस पेशेंट को अच्छी तरह समझाया गया है या उनको कंपैशनेटली या सहानुभूति के साथ बात की गई है, तो उनसे उनके शुगर भी बेटर कंट्रोल देखे गए। कई स्टडीज में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल बेटर देखा गया। जैसे अभी किसी ने बोला कि उनकी पेन भी कई बार कम हो जाती है आगे से, क्योंकि लॉट ऑफ पेन एंजाइटी की वजह से हो सकती है कि क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मेरे साथ क्या होगा। और फालतू के जो रेफरल हैं, टेस्ट हैं, कंसल्टेशन है, वो नहीं पेशेंट जाके लेगा, 4-5 डॉक्टरों के हॉस्पिटल के पास नहीं जाएगा पेशेंट, अगर उसको क्लियरली बता दिया जाए। और अगर उसको अपने इलाज का पूरा समझ में आएगी, जो कि हमारा फर्ज है बताना, तो वो अपने इलाज को ज़्यादा सीरियसली लेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसको अच्छी तरह करेंगे और उनका आउटकम भी बेटर होगा और हमारे ऊपर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शेयर हो जाएगी। तो रमेश की कहानी तो आप सुन रहे हैं पिछले 2 दिन से कि हमने ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर देश ने अभी बताया, कि उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इलाज तो नहीं करना है, ये बात हो चुकी है उनके एक बेटे और पत्नी से। तो रमेश अब कोविड वार्ड में एडमिट हैं और क्लियरली काफ़ी एंक्शियस हैं, अनसेटल्ड हैं। वो भी पूछते रहते हैं कि मुझे अपने घर वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फैमिली वरिड है कि अब क्या होगा आगे, मेरे फादर बचेंगे नहीं बचेंगे। उन्होंने बहुत कुछ सुना है कोविड के बारे में, रोज टीवी चैनल्स पे दिखता है कितने पेशेंट हो गए, कितनी डेथ्स हो गई। तो ये सारा कुछ वो जानना चाहते हैं और टाइम लिमिटेड है। यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनको बेनिफिट देने में काम आएंगी। पहले चलते हैं चैलेंजेस, जैसे कि आपने बताया, तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें। कुछ तो हमने बात किया, अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट की और चैलेंजेस हैं, जैसे डर। अब ये हम कई बार महसूस नहीं करते, बिकॉज हमारे लिए एक तरह का ऑफिस है हॉस्पिटल जाना, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नर्सिंग हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी हैं, रोज़ का काम है। तो एक बार हमारी उसमें कोई जाने में घबराहट नहीं। लेकिन आप जानते होंगे आपकी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में ऐसी फैमिलीज़ या लोग होंगे जो कि हॉस्पिटल में घुसने से डरते हैं। मेरी फैमिली में है बड़ी क्लोज, वो जाना ही नहीं चाहते, वो किसी और को भेज देते हैं, किसी उनके पेरेंट्स भी एडमिट हों अगर हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको डर सा लगता है। और दैट इज़ एक्सट्रीम केस, बट नॉर्मल लोगों में भी एक थोड़ा सा भय होता है। ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उनको एक्चुअली प्रॉपरली डील कर पाएंगे। उनका डर होता है, दिमाग में टेंशन होती है, एंग्जाइटी के ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बार गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरे मरीज को बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, या सब कुछ मिल भी रहा है तो आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का होता है। ऊपर से जो हम डॉक्टरी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा, और बोलते रहते हैं, तो उससे और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। और कई बार जैसे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है या प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, तो उनके मन में सैडनेस या ग्रीफ जो है वो आ जाता है। उससे दिमाग की जो समझने की शक्ति कम हो जाती है। मैंने एक और क्लिप आपके लिए लगाया, ये रिसेंट मूवी थी एक दिल बेचारा, उसका एक छोटा सा क्लिप सीन है जिसमें कि वो पेशेंट एडमिट है और थोड़ा सीरियस है और वो सोच रही है कि इसमें क्या होता है। लेकिन इस हालत में उस वजह से मिलने से मैं डर रही थी। आई गेस हम सब डरे हुए थे। माँ बाबा को डॉक्टर्स के मेडिकल शब्दों से डर लग रहा था। जितना अच्छा डॉक्टर उतने ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। बाबा सिर्फ सर हिला रहे हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो आपने देखा कि जो हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही हो रहा है। और ये कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, हो सकता है जिसने ये स्टोरी लिखी है या जिसने डायलॉग्स लिखे हैं उन्होंने कभी ऐसा महसूस किया हो जो हम बात कर रहे हैं। सो इसका भाव ये है कि इस चीज़ को जो हम फील नहीं कर रहे हैं और जिसको एम्पैथी बोलते हैं, वो दूसरों के मन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको भांपना एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अहम भाग है। अब फैमिली के साथ स्पेशली कोविड में, हालांकि ये कोई ऐसे कोई शर्मनाक, कोई ऐसी शर्म वाली या वो वाली बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में डर है, लोगों में स्टिग्मा है कि इस घर में कोविड है, इनके घर के पास नहीं जाओ, या जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं और साथ वाले फ्लैट वाले खाली करके चले गए या उनको तंग कर रहे हैं पेशेंट की फैमिली को कि आप कहीं और चले जाओ, आपके घर में कोविड है। थैंकफुली ये थोड़ा कम हो रहा है अब। पहले शुरू में तो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ इतना सारा प्रेजुडिस दिखाया गया, उनको घर से निकलने को बोला गया मकान मालिकों ने, पर धीरे धीरे शायद ये कम हो रहा है। पर हमें अपना इसमें रोल अदा करना है टू ब्रिंग अबाउट द नॉलेज के ये कोई ऐसी इतनी नहीं कि दीवार के थ्रू कोविड नहीं आ जाएगा। सो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। थर्ड चैलेंज, जो हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या चैलेंज है, क्योंकि जैसे आप इसमें देख रहे हैं अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसमें हमारे पास टाइम कम होता है, जैसे किसी ने बोला पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, और अगर पर्सनल कांटेक्ट होता भी है तो जैसे हम खुल के बात करते थे, जैसे यहाँ पे ऊपर देखेंगे इस पिक्चर में, अब ये नीचे वाली पिक्चर बन गए हैं हम कोविड वार्ड्स में और आईसीयूज में, जबकि उनको पता ही नहीं कि आदमी है, हम रोबोट हैं कि एक ही काम कर रहा है कि रोज कोई नया आ रहा है पेशेंट को उसका पता नहीं लगता है। तो ये सारा जो है ये उनमें ये एक और बड़ा चैलेंज बन गया है अच्छी कम्युनिकेशन करने में। उसके कुछ चीज़ें लोगों ने बनाई हैं टू ओवरकम द बैरियर, जिसमें कि एक ये है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर कोविड वार्ड में जाता है पीपीई पहन के अपने एक बड़ी सी फोटो लगा ली अपने आगे, और नाम लिख लिया बड़ा बड़ा, सो दैट पेशेंट को पता रहे कि ये कौन है, या ये डॉक्टर परमप्रीत है, ये डॉक्टर दिनेश हैं, ये कल भी आए थे, तो उससे उनका थोड़ा वो अटैचमेंट हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस पर्दे के पीछे कौन है इंसान। सो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे साथ ही कम्युनिकेशन है। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो कोविड आईसीयूज में क्या हो रहा है कि जब थोड़ी बहुत जगह जहाँ पे अलाउ किया है लोगों को मिलना, ज़्यादातर जगह पे मिलना अलाउड नहीं है। सो वी आर द ओनली पीपल, हम सिर्फ वही लोग हैं जो उनके पास उनके एंड में होते हैं। सो एंड में घर वालों का, फैमिली क्लोज वन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे कल्चर में और मोस्टली हर जगह पे, लेकिन वो कई बार पॉसिबल नहीं हो रहा। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है जो हो रहा है। सो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग के, उनको जो बाई चांस हमारे सामने कोई पेशेंट डिमाइस कर रहा है, उसकी डेथ हुई है, लास्ट में कैसे थे, क्या बोला था उन्होंने, अपने घर वालों के लिए कोई मैसेज दिया, अगर हम बाद में कम्युनिकेट करके फ़ोन पे या मिल के उनकी फैमिली को बताएं, उससे उनका जो दर्द है थोड़ा कम हो सकता है। एनीथिंग इन द चैट बॉक्स दिनेश? हाँ सर, यहाँ पे 3 कमेंट्स हैं। एक तो जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम पीपी में होते हैं तो कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्टी हो जाता है, तो उसका सजेशन भी दिया है कि उसमें हम फ़ोन कॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं या वार्ड में स्पीकर लगा के उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कह रहे कि पेशेंट के साथ में ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन ज़रूरी है और ये सबको सीखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नर्सेज या डॉक्टर्स को ही सीखना है। ये जो वार्ड में काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट ले रहा है, ब्लड सैंपल ले रहा है, उसकी रिपोर्ट पकड़ा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम के लिए पेशेंट जा रहा है, कम्युनिकेशन हर जगह इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम जैसे बात करते हैं नॉर्मली, ये कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है। क्योंकि अगर चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या पेरेंट्स का बच्चों के साथ है या ऑफिस में बॉस का है वर्कर्स के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। इवन मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं आजकल, उसमें अगर स्टडी करें तो काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो कि बिकॉज ऑफ
पुअर कम्युनिकेशन की वजह से वो केसेस उसमें होते हैं। अगर कम्युनिकेशन अच्छी होती तो शायद वो लोग नहीं होते उसमें केसेस। कमिंग टू डूज एंड डोंट्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अपनी आवाज़ पे और अपने स्माइल हमें फिर भी करते रहना है। स्माइल इसलिए कि जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, हमारी स्माइल काफ़ी बार आंखों से होती है। सो अगर मुंह पे मास्क भी है, अगर बाई चांस सिर्फ आंखें भी दिख रही हैं, अगर हम स्माइल बोलेंगे या कंपैशनेट आवाज़ में हम बोलेंगे तो वो मैसेज पेशेंट के तक पहुंच जाएगा। दूसरा है कि थोड़ा अपना डिमीनर जो है, पेशेंट की रिस्पेक्ट मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वीआईपी तो उसके आगे पीछे बोलते रहो वीआईपी है, ये इनको इधर रख लो, या ये कोविड पेशेंट है उनके नाम से बुलाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि पेशेंट हम जैसे बोलते हैं ये कोविड पेशेंट है, ये इसको कॉम्प्लिकेशन जो निमोनिया वाला है, ये हाइपोक्सिया वाला है, इसको उधर ले जाओ। आपको मालूम है कोविड पेशेंट ऑलमोस्ट एंड तक कॉन्शियस रहते हैं। सो जब पेशेंट को ऐसे कुछ इनडिफरेंट वर्ड सुनने को मिलते हैं तो उनका जो हौसला है वो कम होता है। सो बी नॉन जजमेंटल, रिस्पेक्ट पीपल जो कि वो हैं, उनको नाम से और पर्सनली एड्रेस करना है हमें। दूसरा एक और ये पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट हम नॉर्मली बहुत अच्छे मन से इन गुड इंटेंशन करते हैं कि हम के घबराओ नहीं, क्यों घबरा रहे हो, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा ना, या इतने लोग हैं देखो इतने सीरियस पेशेंट पड़े हैं आप क्यों घबरा रहे हो। हम तो उनको ये बोलने के लिए कह रहे हैं कि उनका हिम्मत बढ़े, लेकिन नॉर्मली देखा गया कि जो डरा हुआ मरीज है या अटेंडेंट है उनको ये चीज़ें पूरी रास नहीं आती हैं। उसमें जो बेटर वे ऑफ सेइंग है कि हमें पता है कि आप डरे हुए हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग द इमोशन। इसमें अगर हम भी आपकी जगह होते तो हम डरे होते। सो अगर डर के कुछ वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछ लें या इरिटेट हो जाए तो हमें इरिटेट नहीं होना है, बिकॉज उनका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत डिफरेंट है। और जब कोई हमारे पास घबराया हुआ आए तो हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए। अज्यूम मतलब सेकंड गेस, या जैसे कि उनके अपने आप ही कि ये क्यों घबराया हुआ है। हो जरूरी नहीं है कि उनको अपने प्रोग्नोसिस के बारे में टेंशन हो। सो गुड वे इज टू आस्क, क्योंकि उनके मन में हो सकता है कि वो मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है मेरे, और जो रमेश ये सोच रहा हो कि मैंने अपने पोते पोतों को या अपने वाइफ को तो नहीं दे दी बीमारी। सो ये सब जो है ये हमें पूछने से ही पता लगता है। सो उनसे क्लियरली पूछना है कि आपको क्या चीज़ है जो तंग कर रही है, रादर देन के एज्यूमिंग के वो सिर्फ कोविड के प्रोग्नोसिस से ही डर रहे हैं। ह्यूमन टच का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो बोथ फॉर नर्सिंग एंड मेडिकल पर्सनल जो है कि अगर हम ठीक तरह से अप्रोप्रिएट टच अगर पेशेंट को करते हैं, उनके कंधे पे या हाथ पे, उनको जब हम उनको समझा रहे होते हैं उनको काफ़ी बेटर फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स हमें ये कल्चरल कंटेक्स्ट में देखना पड़ता है, कई कल्चर्स में मेल फीमेल टच का थोड़ा सा एप्रीहेंशन होती है। सो उसको सोच समझ के इफ़ पॉसिबल तो ह्यूमन टच से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा है कि जो पेशेंट अपेरेंटली अनरिस्पॉन्सिव है उससे भी बात करने में काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमने पता है कि स्ट्रोक के कई पेशेंट होते हैं जो कि बोल नहीं पाते, वो सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। सो अगर हम उनसे बात करते रहेंगे, उनको कुछ कुछ अच्छा बोलते रहेंगे, उनसे उनकी जो ठीक होने की क्षमता है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा है ब्रीफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी भी ड्यूटी हो या आते जाते कोई भी स्टाफ है जो अटेंडेंट है उनको ब्रीफ करते रहो। बहुत थोड़ा टाइम लगता है कि उनका आज ये कंडीशन है, 1 मिनट 30 सेकंड में बता सकते हैं। बिकॉज आपको हमें पता है कि सीनियर डॉक्टर कई जगह होने से हमें जो फ़ोन आते हैं लोगों के जान पहचान के, हमारा इलाज तो हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं मरीज के साथ क्या हो रहा है, कोई बता नहीं रहा है। सो गिविंग इंफॉर्मेशन रेगुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एनीथिंग एल्स दिनेश, कुछ और नहीं कोई सर, अभी क्लैरिफिकेशन? नहीं, कुछ नहीं है सर। ओके ओके, फाइन फाइन। सो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि जिसको हम बोलते हैं एंग्री सिचुएशन। सो
जैसे रमेश का ऑक्सीजन हमने पता गिर गया, पर अभी स्टेबल है रमेश, और हमने प्लान किया है कि वेंटिलेटर पे नहीं डालना। उनका जो सेकंड बेटा है लॉकडाउन खुलने के बाद काफ़ी दूर से आया है, उसने उसने वहाँ पे सुना, वो बड़े शहर से आया है, उसने सुना कि कई जगह क्या हो रहा है कि लोग एल्डरली पेशेंट को हॉस्पिटल बेड नहीं दे रहे हैं, वेंटिलेटर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज है वेंटिलेटर की। सो हो सकता है इसी कारण मेरे फादर को मना किया है, लेकिन हमें पता है, हमने कल बात किया कि द रीज़न फॉर गिविंग इज कि उनको कोमोबिलिटी है, स्ट्रोक है, बचने का चांस कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बच भी गए तो बहुत ही पुअर होगी। सो फ्रूटफुल रिकवरी इज ऑलमोस्ट नेल। सो इसलिए हमने उनकी फैमिली डिसाइड किया, पर उनके दिमाग में वो घुसा हुआ है, उससे वो बहुत नाराज़ हैं। वो उन्होंने अपने ब्रदर की भी नहीं सुनी, वो गुस्से में आके हमसे बात करना चाहते हैं और कई बार झगड़ा भी करना चाहते हैं। सो ये अनकॉमन सिचुएशन नहीं है। जैसे हमने बताया, डरे हुए लोग, उनके मन में डर है, शंका है, अनक्लैरिटी है, गुस्सा वाला सिचुएशन बड़ी कॉमनली पैदा हो जाते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में। सो उसको हमने कैसे डील करना है, बिकॉज अगर हम उसको टाइम पे डील नहीं करेंगे तो सडनली गुस्सा जो है, इसको बोलते हैं हम, इसको रेज जो बोलते हैं उसमें बदल जाते हैं। रेज होता है कि जब गुस्से के साथ आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक थिंग। सोचने की शक्ति बिल्कुल बंद हो जाती है और हम एनिमल टाइप बिहेवियर करने लगते हैं एकदम से। सो उसके साथ काफ़ी नुकसान हो सकता है, फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है। सो उस चीज़ को हमें किसी भी हाल में अवॉइड करना है। सो क्या करें उस टाइम पे? एक तो हमें वो टाइम निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि उस टाइम को, सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने देना, या थोड़ी देर सीधे रखना है सो दैट अपने आप कम हो जाएगी, या धीरे धीरे प्यार से उसको नीचे नीचे लाना है, डी एस्केलेट करना है। तो उसमें क्या करना है, हमें चुप रहना है। पहले कुछ बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कंप्लीट करने दीजिए। और अगर उसमें कुछ गलत लैंग्वेज भी यूज़ करता है पेशेंट, उस टाइम हमें रिएक्ट, ये मैच्योरिटी हमें दिखानी पड़ेगी, हमें रिएक्ट नहीं करना है। मोस्टली नहीं करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, पर कई बार गुस्से में आके हम कई बार उल्टा बोल देते हैं, उससे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। सो लेट द एंगर फ्लो अवे। खड़े होके थोड़ा आगे झुक के इज्जत के साथ उनकी बात सुनो, जो भी कहना चाहते हैं उसको हमें सुनना है एक बार, और आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे तो और भी बेटर है। उससे थोड़ा सा पेशेंट को और या अटेंडेंट को कंफर्ट मिलेगा। अगर उसको ज़्यादा गुस्सा है तो हम खुद कह सकते हैं, आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होती है तो हमारे यहाँ पे कंप्लेंट बुक है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। हमारे जो अलग से लोग हैं उस पर जरूर गौर करेंगे। एक दो चीज़ें हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, फॉर पर्सनल सेफ्टी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना में कोई खराबी नहीं है। टेबल के क्रॉस खड़े हो जाओ, आर्म्स लेंथ हो के बाई चांस एकदम से गुस्सा है किसी को, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाए या नुकसान नहीं कर पाए, और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट लग रहा है तो सिक्योरिटी को स्टैंड बाय पे रखना अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। सो एक बार ये जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया, हमने सुन ली बात, उसके बाद क्या करना है, हमें रिजॉल्व करना है सिचुएशन को। कोशिश करो उनको बिठा के आमने सामने बात हो, जिससे डिस्कशन हो, एंड जो ठीक करने वाला है ठीक उसको हम करें। जैसे मैंने 4 सी बताए, इसमें हमें 6 सी होते हैं, 4 तो वही हैं कम्युनिकेशन के सीज। नेक्स्ट इज कामनेस, जिस पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें काम रहना है। और लास्ट इज कॉमनलिटी ना है कि कोई आपस का जो कॉमन दोनों का पॉइंट है मिलने। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या कॉमन है कि उसने जो सुना है वो भी ठीक है, कई जगह हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी की गलती नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कई जगह और वेंटिलेटर तो लिमिटेड है, जितने मर्जी आ जाएं। सो हो सकता है कि कई जगह पे जो पेशेंट का प्रोग्नोसिस कम है उनको वेंटिलेटर ना मिल रहे हों, डिस्पाइट के देयर फैमिली वांटिंग। सो वो उनको बोलना ये आपकी बात गलत नहीं हो सकता है, इसमें कुछ सच हो क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन जो हमारी तरफ से कॉमन है कि आपके मरीज को इसलिए नहीं दिया गया है, हमने आपकी फैमिली से बात की है, हम आपसे भी दोबारा बात कर लेते हैं कि ये रीज़न है, इसलिए आपके फादर को बेटे। सो उनका भी बात, उसको सारा गलत नहीं बोला, उनकी भी सुन ली और अपनी भी जो सही बात है सुना दी, तो उसको कॉमनैलिटी बोलते हैं। अगर ये चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपरली तो काफ़ी जो एंगर है, वायलेंस है, जो तोड़ फोड़ होती है कई बार अस्पतालों में, उसको अवॉइड किया जा सकता है। और अपना जो गुस्सा है उसको भी ध्यान रखना है। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, अपने पर कंट्रोल तो हमने बोला ही है, लेकिन हमें अपनी टीम मेंबर कोई भी है, फ्रेंड है, कोलीग है,
उनको रखना है। जैसे बडी सिस्टम होता है आर्मी में ना, 2-2 लोग इकट्ठे काम करते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रख सकें अगर जंगल में जाना है, कहीं जाना है। ऐसे ही हमें एक बडी रखना है जिसको बोले कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल रहा हूँ, गुस्सा स्ट्रेस हो रहा हूँ, टेंशन में हो रहा हूँ, तो आपने मेरा ध्यान रखना है, मेरे को बताना है, मेरे को काम डाउन करना है। और उसमें हेल्प करने के लिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अपना रूटीन मेंटेन करना। जैसे हमारे हॉस्पिटल में पीजीआई में बना है, उसमें प्रॉपर एक जो पैराग्राफ इस पे है कि अपनी केयर रखिए, कोई मेडिटेट करिए, कोई स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस हैं, नॉन रिलीजियस हैं, जैसे आपके मन को शांति मिलती है, म्यूज़िक से, एक्सरसाइज से वो करिए। कुछ हॉबीज़ जब ख़त्म हो जाए ड्यूटी तो थोड़ा सा उसको बुलाने की कोशिश, रिलैक्स करो, हॉबीज़ करो, and connect with your friends and family even if it is virtually connect कर पा रहे हैं। Anything? नहीं सर, अभी कुछ Okay. नहीं है। तो जो नेक्स्ट है, द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस टॉक इज रिगार्डिंग कि सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन के बैड न्यूज़। अब रमेश तो ऑब्वियसली टाइम के साथ उसकी हालत ख़राब हो गई, निमोनिया ख़राब हो गया, साइटोकाइन स्टॉर्म भी हो गया जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि हाइपोक्सिया होता है और पेशेंट को डेथ का बहुत डर बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन भी हो गया, किडनी फेलियर सेटिंग होने लगा है। तो हमें मालूम है कि रमेश टर्मिनल है। तो अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन आती है कि हमें उनको प्रिपेयर करना, उनकी फैमिली को, कि जो हम सोच रहे थे वो हो सकता है या होने वाला है इम्पेंडिंग। बाय चांस किसी को बुलाना है, कोई बेटी को बुलाना है, किसी को, वो टाइम पे बुला सकते हैं। सो उनको किस तरह से ये कम्युनिकेट करना है, इसको बोलते हैं सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन। इसका एक ये जो स्पाइक्स प्रोटोकॉल है, SPAKES, जे MD एंडरसन हॉस्पिटल अमेरिका में उनके कैंसर सेंटर में बना है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको ठीक तरह से नेगेटिव चीज़ को, अच्छी चीज़ बताने में तो हम सबको आता है कि आपका मरीज़ ठीक हो गया या कल ठीक हो जाए, कल छुट्टी कर देंगे। वी ऑल नीड टू गिव गुड न्यूज़, पर कई बार बैड न्यूज़ भी देनी पड़ती है। पर एज हेल्थ केयर वर्कर हमारी इतनी वो वैसे ट्यूनिंग हो, दीवार को लगा दो ना, ये वो कोने में लगा दो। एज हेल्थ केयर वर्कर हमारी इतनी ट्यूनिंग होती है लाइफ बचाने में कि लाइफ के एंड के बारे में हम बात करनी ठीक तरह आती नहीं, क्योंकि हमें सेव करना है, वो जो गलत नहीं है। लेकिन वन पार्ट ये भी है कि अगर डेथ आ रही है तो उसमें भी हमें कैसे फैसिलिटेट करना है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। दैट इज ऑल पैलिएटिव केयर इज ऑल अबाउट। तो ऐसे सेटिंग अच्छी, जो सेटिंग करना है, जैसे वार्ड के साथ कोई खाली कमरा है, जो भी पॉसिबल है आजकल, नहीं तो ऑब्वियसली वीडियो कॉल या फ़ोन पे बताना पड़ेगा। उसमें इंटरप्शन नहीं हो, आपके फ़ोन नहीं आते रहना चाहिए बीच में, मोबाइल घर से आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, कि उसको बंद करके रखना है, शांति हो। ऐसी जगह हो जहाँ पे, अगर कोविड में नहीं है तो प्रॉपर कमरा नॉर्मली होता है, हम बिठा के पास बैठते हैं, बाई चांस उन पर हाथ रखना पड़े और ऐसे। सो ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेटिंग बनाना। दूसरा, पेशेंट से पूछना, हमें एज्यूम नहीं करना उनको क्या मालूम है। हो सकता है एक फैमिली मेम्बर है जो कि ऑलरेडी तैयारी में है, लेकिन दूसरा फैमिली मेम्बर है जो कि उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसने सुना ही नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता करना कि फादर को, पापा को क्या होने वाला है। तो उनसे पूछना परसेप्शन कि आपको क्या मालूम है ऑलरेडी, किस स्टेज से आपको कहाँ पे ले जाना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इन्विटेशन है कि फिर हम डिस्क्लोज करने की इन्विटेशन या परमिशन लेते हैं कि अब किसको बताना है, किसी और को बुलाना है, या जैसे कई बार यहाँ पे पेशेंट के साथ बात करना मुश्किल होता है, लेकिन बाकी कैसे कैंसर या बाकी बीमारियों में हम कोशिश करते हैं कि पहले ही पूछ के रखें कि अगर सीरियस इलनेस है या कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो आप बताइए, पेशेंट आपको खुद बताना है कि किसी और को बताना है आपके बिहाफ। फोर्थ इज नॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे हमने बात किया कि क्लियर, नॉन टेक्निकली, छोटे छोटे पीसेस में नॉलेज देना है और चेक करना है कि उनको समझ में आ रही है। देन इज एम्पैथी। सो सर, काफ़ी बार एकदम से लोग रोने लगेंगे या ब्रेक डाउन हो जाएंगे जब उनको बोलेंगे कि उनके लव्ड वंस की डेथ होने वाली है। तो उस टाइम उनको कैसे देना, उनको तरस की बजाय सहानुभूति दिखाना उनके साथ, और समझने की कोशिश करना कि मुझे मालूम है आप कैसे फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एम्पैथी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर एंड कम्युनिकेशन। एंड में स्ट्रैटेजी है, अगर तो कुछ इमीडिएट अर्जेंट है तो करना ही पड़ेगा, अगर बाई चांस इतना अर्जेंट नहीं है तो हम उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। आप आराम से बैठिए, पानी पीजिए, हम आके बात करते हैं आगे क्या करना है।
ये एलिजाबेथ कुबलर रॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कर्व बनाया था कि जब किसी को बुरी खबर मिलती है या सदमा पहुंचता है या कुछ नुकसान होता है, ग्रीफ होता है, तो उसकी क्या स्टेजेस होती हैं। ये हम शायद फ्राइडे को फिर बात करेंगे, लेकिन इसमें पता रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जो भी डील करते हैं लोग जिनको के ये सिचुएशन हो सकती है। सो उसमें क्या स्टेजेस हैं, दे कॉमनली जो होती है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। जरूरी नहीं है कि इसी लाइन में आए, ये हो सकता है अलग तरीके से आए और कई बार मिस भी हो जाएं या उल्टा पुल्टा हो, बट दिस इज द जनरल काइंड ऑफ अ टर्म। जैसे कोविड में ये पॉइंट्स डॉक्टर जितिन ने डाले हैं इसके अंदर स्लाइड में कि डिनाइल के नहीं, ये हमें तो वहाँ पे ही है, सिर्फ चाइना में शुरू में, यहाँ नहीं आएगा, हमारे देश में नहीं आ सकता है, लेकिन सारी दुनिया में आ गया। तो पहले डिनाइल के नहीं मुझे नहीं होगा, मुझे कैसे होगा, मैं तो मिलता ही नहीं हूँ किसी को। फिर उसके बाद जब होने लगता है, आसपास आपके पास आता है, तो गुस्सा आता है, एंगर में हम बोलते हैं कि ये क्यों हुआ, किसने किया, ये किसने बनाया है, ये क्या है, काफ़ी गुस्सा आता है। हमारे ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह, सो गुस्सा है। देन देर इज़ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब कि हाय भगवान जैसे बोलते हैं, हमारा ठीक हो जाए कुछ तो हम ये करेंगे वो करेंगे, या हो सकता है कि मैंने कुछ गलत काम किया, उसका मुझे सज़ा मिल रही है। दिस इज़ अ बार्गेनिंग थिंग। एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेज इज डिप्रेशन। सो कई बार ये स्टेज को समझना और देखना, उस टाइम मरीज डिप्रेस हो जाते हैं या पेशेंट या पीपल, दिस कुड हैपन टू अस आल्सो, कि हम डिप्रेस हो जाते हैं और उस टाइम हमें सब काला ही दिखता है, डार्क दिखता है, कि अब कुछ नहीं हो सकता। सो इस स्टेज को समझना और उसकी हेल्प करना, जो कि हम आगे बात करेंगे डिस्ट्रेस की जो है फ्राइडे को, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस, जिसमें क्या होता है कि जब हम डिप्रेशन को पार कर लेते हैं तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ कोविड आ भी गया, सब जगह आ गया, मेरे घर के आसपास भी आ गया है, मेरे हॉस्पिटल में भी आ गया है, अब ये रिस्क तो है ही है, इसको समझ के हमें आगे बढ़ना है। दैट इज एक्सेप्टेंस, कि अब चलो अब इसकी क्या करना है, पीपी यूज करना है, मास्क पहनना है, मास्क पहन के काम करना है, लेकिन चलना तो है। सो दैट इज द स्टेज वी वांट एक्चुअली, के वी रीच अर्ली। सो ये मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो एक जो आपके पेज 11 पे एल्गोरिदम बनाया गया है उसको मैं ब्रीफली डील करूँगा नेक्स्ट 2-4 मिनट में। तो ये जैसे कि कुछ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पर इसमें कुछ चीज़ें से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम वार्ड में जाते हैं पहली बार, या खासकर नया मरीज़ जब आया है, तो उसको इंट्रोड्यूस करना कि मैं आपकी नर्स हूँ, मेरा नाम ये है, मैं आपका डॉक्टर हूँ, रेजिडेंट डॉक्टर, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर परमप्रीत हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, आपको देख रहा हूँ। ये हम कई बार भूल जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। इसीलिए हमने बोला ना कि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो लर्नेबल। ये लर्न करने वाली भी चीज़ें हैं जो कि कई बार हमारे दिमाग में ही नहीं आती, हालांकि हम बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। सो अपना टैग हो, वर्बली बताएं, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। सो पेशेंट को भी नाम से बुलाएं, जितना आप नाम से बुलाओगे उससे पेशेंट के कम्युनिकेशन, अल्टीमेटली उनके आउटकम पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। हाउ आर यू फीलिंग कैसे पूछना है, कि जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन हम बोलते हैं, वो करने चाहिए। जैसे हम जाते हैं ना, बाबा जी ठीक हो ना। सो कई बार क्या होता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर, स्पेशली सीनियर डॉक्टर और पेशेंट में इतना पावर डिफरेंस है हमारे कल्चर में कि वो घबरा जाते हैं कि इतने मतलब अथॉरिटी से डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि बाबा जी ठीक हो ना, तो मैं नहीं बोलूँगा तो नाराज ना हो जाए। सो बेटर वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन इज, बाबा जी आज आप कैसा फील कर रहे हो, आज आपका क्या हाल है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टॉकिंग टू पेशेंट्स। एक्टिव लिसनिंग, उनके के जो वर्बल नॉन वर्बल आजकल मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों क्यूज होने चाहिए, कि उनकी तरफ देखना, सामने आंख में आंख डाल के बात करना, अपना जो कंपोजर लैंग्वेज पे ध्यान रखना, और अवॉइड कटिंग इन। ये काफ़ी बार हमें आदत, मुझे भी सीखने वाली चीज़ है, ये बहुत टाइम से कोशिश करने से मुझे भी सीखना पड़ा है कि कई बार हमें, आपने देखा कोई बात करना शुरू करता है, हम एकदम से बीच में काट के उनकी अपनी बात शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ को अवॉइड करना है, स्पेशली अगर सामने वाला पेशेंट या अटेंडेंट डरा हुआ है, तो जैसे आप उसको काटेंगे उसके बाद वो बोलेगा नहीं।
सो एक्टिव लिसनिंग मीन्स ध्यान से सुनना और उन्हें पूरा टाइम देना अपनी बात बताने का। बड़ा ऑब्वियसली अगर कोई 15-20 मिनट बोले जाएगा तो समवे आपको बताना पड़ेगा कि काफ़ी हो गया। नेक्स्ट इज कि पता करें कि वही जो हमने बात की, पेशेंट को आगे क्या पता है उसके हिसाब से उनको बताएं। और अगर हमारे पास टाइम है, टीच बैक टेक्निक इसको बोलते हैं, कि जब हम कुछ बताया है तो उनको बोलो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि आपके मरीज के क्या आगे है। तो जब वो मे नॉट बी सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन में, बट अदरवाइज कोई इलाज दवाई बताई, जैसे ये 4 बार खानी, जैसे नर्सिंग ऑफिसर जी ने 4 बार खानी है ये गोली, इनको खिला देना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, उनसे बोलो टीच बैक, बताइए मैंने आपको क्या बताया है। इससे काफ़ी गलतियां ठीक हो जाती हैं। हमें बड़ी बार क्या होता है, पेशेंट आया, उसको एंटी एपिलेप्टिक लिख दिया 3 महीने, उसके बाद आना। पेशेंट आया नहीं 6 महीने, लेकिन वो 3 महीने समझ के 3 महीने खा के उसके बाद आया। अब हमारा मतलब था कि जब तक नहीं आओ खाए जाना, लेकिन वो टीच बैक से क्या होता है, हम उसको अगर बोलेंगे तो वो अगर गलत बोलेगा, वी कैन उसको टाइम से करेक्ट कर सकते हैं। I come to the end of your presentation है। ये बाकी आगे रिसोर्सेज हैं, अगर आप आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके पास गया भी होगा प्रेजेंटेशन। ये लिंक्स हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये लिंक्स पे जाके आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो ये स्लाइड है या ये वाली पे। सो वी थैंक द होल टीम, पेलियम इंडिया और पहली कोविड की जो टीम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली डॉक्टर बीजू राघवन जो कि मेन जिन्होंने इन स्लाइड्स को बनाने में जिन्होंने मोस्टली इनपुट जो है और जिन्होंने स्लाइड्स बनाई हैं बाकी टीम के साथ। सो वी एक्नॉलेज देयर वर्क। अब हम थोड़ी देर डिस्कशन, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या पॉइंट्स है या डॉक्टर दिनेश कुछ कहना चाहेंगे ऐड करना तो, और कोई फैकल्टी हैं अगर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके एंड में ये आपके स्क्रीन पे जो फीडबैक आएगा आप ज़रूर दीजिएगा, वो हमारे लिए इम्प्रूव करने में बहुत काम आता है आगे के सेशंस जो हैं। इन दी एंड ये कोविड का अब काफ़ी लंबा हो गया है और काफ़ी संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अगर हम अपना कंपैशन, एम्पैथी और कम्युनिकेशन को अच्छा रखेंगे सो दिस कैन एक्ट एज अ सिल्वर लाइनिंग। थैंक यू। एक ओपिनियन है श्री राजेंद्र जी, वो कहते हैं कि पहले सुनना बहुत जरूरी है। तो राजेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा, कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। और कई बार तो सुनना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए उतने शब्द भी नहीं होते हैं और उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, या जो जरूरी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो मुश्किल सवालात होते हैं, उनके जवाब भी नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सुनना ही एकमात्र विकल्प हमारे पास में होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे दिनेश एंड राजेंद्र जी भी, कि सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहे बोलने को ना हो, लेकिन शौक हर एक को बहुत होता है कई बार बोलने का, तो उसमें हम सुनने पे कई बार अपना ध्यान कम कर देते हैं। आई थिंक ये ओशो रजनीश ने अपने एक उसमें लिखा, मैंने किताब पढ़ी थी कि कॉन्वर्सेशन क्या होती है नॉर्मली, मैंने इन द लाइटर वेन कि कॉन्वर्सेशन ये होती है कि जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है, हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि कब ये बंद करे बोलना और अपनी बात में रखूं। अगर इसको सोचा जाए तो बड़ा सही, बड़ा ट्रू है कि दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन अ कॉन्वर्सेशन, कि उसका मोनोलॉग है, उसको हम 80% सुन नहीं रहे हैं, 20% हाँ हाँ कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कैसे बंद हो और मैं अपना पॉइंट रखूं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग स्किल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन। टोटली एग्रीड दिनेश। इसके अलावा भी अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कोई कुछ बोलना कम्युनिकेशन, चाहता हो, हाँ अगर कोई कोई बोलना बोलना चाहता है चाहते या हैं तो नीचे पूछना लिख चाहता है, दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और आप हाँ, उसमें बोल भी सकते हैं। आपने या काफ़ी आप, अच्छे पॉइंट दिए हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी कि आपने सोचा इसके बारे में और उसके बारे में आपने सुझाव भी दिए हैं। सो दैट इज वेरी गुड।
आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई दूसरे क्वेरीज हो तो हाँ, प्लीज आपको आप जो मुश्किल आई, सॉरी सॉरी करिए। आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या रेज योर हैंड का जो ऑप्शन है वहां से आप हाथ ऊपर कीजिए, तो ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके और आप अपना जो भी इश्यू है शेयर कर सके। हाँ, आपका कोई स्टोरी हो कोविड टाइम की जिसमें आपको खासकर कम्युनिकेशन में या मुश्किल आई हो, तो आप हम वी विल बी इंटरेस्टेड, आप अगर कुछ बताएं। डॉक्टर परम, यहाँ पे एक क्वेश्चन कम कमेंट जैसा है कि कम्युनिकेशन में सब पेशेंट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए, या जो टाइम का इश्यू कैसे हैंडल हम कर सकते हैं। मैं अपना बताता हूँ, फिर दिनेश आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जो कहना चाहता हूँ इसके बारे में वो ये है कि ये बड़ा क्वेश्चन है जो हम अपने रेजिडेंट को पीजे में, या मैं जैसे कई बार न्यूरोलॉजी सोसाइटी या एपिलेप्सी सोसाइटी में इसके क्लास या ऐसा लेक्चर लेता हूँ कम्युनिकेशन का। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही है कि टाइम का कैसे करें। ऑलरेडी हम ओवरवर्कड हैं, और आप भी होंगे हमारे पीजे में, तो अगर आपने देखा है कभी तो इट इज मतलब इट इज बर्स्टिंग द ओपीडीज जो होती हैं, तो उसमें टाइम की बहुत दिक्कत है। सो हमारे रेजिडेंट भी ये पूछते हैं, तो मैं उनका जवाब ऐसे देता हूँ कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये सारा जो प्रोसेस है हर पेशेंट में हर जगह शायद ना कर पाए। ओवर टाइम जब हम करेंगे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम ये बाईपास कर सकते हैं। पेशेंट का नॉलेज बहुत अच्छा है, उसको सारा कुछ बोलने, या पेशेंट रिलैक्स्ड है, हमें उसको रिलैक्स नहीं करना है, उसमें टाइम नहीं लगाना है। सो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी करते करते। नंबर 2, साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर हम पेशेंट को अच्छी तरह कम्युनिकेट कर देंगे तो शुरू शुरू में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, ओवर टाइम वो 5 मिनट बहुत अच्छी तरह कॉम्पेंसेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने ठीक तरह क्लियर बता दिया, प्रोग्नोसिस भी, डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी, वो पेशेंट जगह जगह नहीं जाएगा, 4 जगह और नहीं पूछने जाएगा, उसको समझ में नहीं आया, बार बार आपके कमरे में नहीं आएगा। कई बार पेशेंट बाहर जाता है ओपीडी रूम से, अंदर वापस आ जाता है, या आपके नर्सिंग स्टेशन पे आया, पेशेंट कुछ पूछ के गया तो फिर आपने जल्दी में कुछ बता दिया, वो वहीं खड़ा रहता है साइड में, आपको क्या हुआ ये बता दो। सो ओवर टाइम इट डज टेक टाइम, पर ओवर टाइम ये जो टाइम डिफरेंस है गुड और बैड कम्युनिकेशन में ज़्यादा नहीं रहता है। एक बार हम कम्युनिकेशन नेचुरली करने लगते हैं और क्लियरली बताने लगते हैं, उससे काफ़ी टाइम सेव भी होता है। दैट इज़ माई व्यू ऑन इट। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी कम्युनिकेशन एक टाइम सेविंग के लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इनिशियली हम अच्छे से अगर कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो आगे काफ़ी टाइम सेविंग हो सकता है। और दूसरे कुछ भी थोड़े मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूजुअली ऐसे पाया गया है कि अगर आप जो लिमिटेड टाइम है, शायद आपके पास में 2 मिनट है, 1 मिनट है, 3 मिनट है, जो भी है, वो टाइम अगर आप बैठकर बात करते हैं या खड़े होकर बात करते हैं, तो उसमें भी ऐसे पाया गया है कि जो बैठकर बात करते हैं तो पेशेंट का परसेप्शन ऐसे होता है कि मुझे ज़्यादा टाइम दिया गया या मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें भी आप जहाँ पॉसिबल हो, तो आप कम्युनिकेशन जब भी पॉसिबल हो तो सिटिंग सिचुएशन में पेशेंट को एक सीट ऑफर करके या उनको बैठा के आप अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें पेशेंट को ये फील होता है कि मुझे ज़्यादा समय दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। और दूसरे ऐसे होते हैं कि कम्युनिकेशन में जो नीड्स, जैसे हम कोई भी क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए हमारा होता है कि ये पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, इसमें इतनी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। किसी का वाइटल्स हम आधे घंटे में मापते हैं, किसी का शायद दिन में एक ही बार लेते हो। उसी तरह कम्युनिकेशन नीड्स भी हमें प्रायोरिटाइज करनी होती है। कुछ सिचुएशंस में ऐसे है कि कम्युनिकेशन की नीड बहुत ज़रूरी है, बहुत वाइटल है, तो वहाँ पे हमें उस सिचुएशन के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेयर करना पड़ेगा। कुछ जगह पे ऐसी होगी कि बाई एंड लार्ज सब कुछ ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। तो इस तरह हमें टाइम का भी रेशनिंग थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ध्यान ये रखना कि कम्युनिकेशन भी एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, और उसको इसी तरह से हम प्रायोरिटाइज और राशनिंग भी हम उसका कर सकते हैं। ट्रू ट्रू दिनेश। इसके अलावा ये अंकिता जी की थी ये जो क्वेरी थी या सजेशन था। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज हो।
कोई अनम्यूट करके अपना कुछ शेयर करना चाहे, कोई स्पेसिफिक आपका एक दो मुद्दा हो तो हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अंकिता जी ने और नीचे लिखा है कि पेशेंट इज मोर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल ठीक है, वही हम जैसे बात कर रहे हैं अंकिता जी कि उससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से उनके जो जो बोलते हैं ना कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट, जो पेशेंट इन्वॉल्व है, जिसको समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या है इलाज का, वो ज़्यादा कंप्लाइंट होंगे, उनका आउटकम भी बेटर रहता है। जिसको सिर्फ इतना लगे डॉक्टर ने बोला है इसलिए लेना है, उनका कंप्लायंस कम रहता है। सो यू आर वेरी राइट इन पॉइंटिंग इट आउट। और अरुण जी का सजेशन है कि सिर्फ शब्द नहीं, शब्द के पीछे क्या है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यही जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसकी बात है कि हम सिर्फ शब्दों पे नहीं, वो उसके पीछे भाव क्या है और वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ये बात सिर्फ सामने वाले के लिए अप्लीकेबल नहीं होती, हमारे लिए भी उतनी अप्लीकेबल है। हमारी कम्युनिकेशन में भी शब्दों का तो महत्व है ही, उसके साथ में जो उसका जो बैकग्राउंड है या जो बॉडी लैंग्वेज या दूसरे जो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट शब्दों के अलावा हैं, वो भी उतने इक्वल इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से हम फोकस करेंगे नॉन वर्बल क्यूज या क्लूज पे, वैसे ही जो रिसीवर है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उस पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू अरुण। बिल्कुल ठीक है दिनेश अरुण, बिकॉज जैसे स्मृति कई बार बोलती है इस सेशन में कि जो पेशेंट गुस्से में बोल रहा है, एंग्री है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई स्टोरी है। सो है गुस्से में हमें दिख रहा है, लेकिन अंदर डर है उसके, वो डर है कि उसको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसके पेशेंट को देखा नहीं जाएगा, उस चीज में गुस्सा आ रहा है। तो हमें सिर्फ गुस्सा और वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे बिहाइंड द वर्ड, जैसे अरुण बोल रहे हैं, तो हमें दिखेगा कि वो बेचारा डरा हुआ है, उसके कारण ये दिक्कत। सो बिहाइंड द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो और तो कोई ज़्यादा कमेंट्स हैं नहीं। ठीक है। बिफोर वी एंड, अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो लास्ट टाइम वुड लाइक टू आस्क। ठीक है, तो अभी हम फीडबैक की तरफ बढ़ेंगे। फिर भी आपसे अनुरोध है, अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज कभी भी हो तो आप पहले हम की टीम से आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं और वो सूटेबल फैकल्टी के साथ में उसको डिस्कस करके आप तक उसका जो उचित जवाब है वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाद में भी मेल कर सकते हैं। हाँ ठीक जी। है। और कल एक सेशन के बारे में बता देते हैं, हाँ। एंड ऑफ लाइफ केयर, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी, कल और परसों। सो कल एंड ऑफ लाइफ केयर का सेशन होगा, वो भी आप अगर अपना उसमें बुक में पढ़ के आएंगे तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट बेटर। सो या आई थिंक यहाँ पे हम फिर अपना प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। और अरुण आप देखिए आगे का अरुण, जो फीडबैक फीडबैक वुड यू लाइक होगा। टू? ठीक है सर, अभी लॉन्च करेंगे मैं। ठीक है, तो प्लीज़ वेट कीजिए फीडबैक फॉर्म का। आप जाने से पहले प्लीज़ फीडबैक